मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की तत्कालीन सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा लगभग 187 पूर्व हत्या के साथ ही इस प्रतापी राजवंश का अंत हो गया। इसके लगभग 112 वर्ष के बाद इस मगध में कण्व राजवंश का राज्य स्थापित हुआ, किंतु आंध्र के सातवाहनों द्वारा यह राजवंश भी समाप्त कर दिया गया। इस दौर के मगध का इतिहास काफी हद तक अजाना सा ही है, क्योंकि इसी कालक्रम में जहां ओडिशा के खारवेल राजाओं द्वारा मगध पर आक्रमण हुआ, वहीं शुंग काल में भी पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण की बात सामने आती है। वैसे शुंग काल की कला के नमूने वर्तमान बिहार से ज्यादा बिहार से बाहर यानी सांची और भरहुत के स्तूप और उसकी रेलिंग वेदिका के रूप में हमारे सामने है। शुंग युग में बिहार के प्रमुख निर्माणों में बोधगया मंदिर की रेलिंग, वेदिका और उस पर अंकित शिल्पकला के नमूने प्रमुख है। इस वेदिका पर उत्कीर्ण अभिलेखों से जान होता है कि आर्या कुरंगी राजा इंद्राग्निमित्र की पत्नी और नागदेवा राजा ब्राह्मदेव की पत्नी का इस निर्माण में संयुक्त योगदान था। इस वेदिका पर उत्कीर्ण जातक दृश्यों की तुलना भरहुत और सांची की वेदिका पर उत्कीर्ण चित्रों से की गई है। ऐसे में माना जाता है कि इस निर्माण का क्रम भरहुत, बोधगया और फिर सांची रहा होगा, यानी पहले भरहुत, फिर बोधगया और अंत में सांची वेदिका का निर्माण किया गया होगा। वैसे कनिंघम की मान्यता है कि वर्तमान बोधगया मंदिर और उसका शिखर कुषाण काल का है। दूसरी तरफ फाहियान के लेखन को देखें तो उसने अपने समय में लुम्बिनी, बोधिवृक्ष, मृगवन, सारनाथ और कुशीनगर में मंदिर देखे जाने की चर्चा की है, किंतु समझा जाता है कि उस दौर में इतने भव्य और विशाल मंदिरों का निर्माण चलन में नहीं आया था। इस विचार की पुष्टि कुम्हरार में मिले बोधगया मंदिर वाले स्मृति चिन्ह से भी होती है, जिसमें वर्तमान मंदिर वाली भव्यता नहीं दिखती है। अलबत्ता इस काल की शिल्पकला के उदाहरणों में हम बोधगया वेदिका पर अंकित रथ पर आरूढ़ सूर्य की प्रतिमा को रख सकते हैं। सूर्य के इस रथ को 4 घोड़ों के द्वारा खींचा जा रहा है। सूर्य के दोनों ओर 2 नारी प्रतिमाएं हाथों में धनुष बाण लिए हुए हैं। इन नारी प्रतिमाओं को उषा और प्रत्युषा के नाम से चिन्हित किया गया है। बोधगया वेदिका पर अंकित स्त्री और पुरुष की तुलना जब हम भरहुत वेदिका करते हैं तो स्पष्ट होता है कि जहां भरहुत में स्त्री और पुरुष अगल बगल में अंकित किए गए हैं, वहीं बोधगया में इन्हें प्रेमालिंगन करते हुए दिखाया गया है। बोधगया की नारी मूर्तियां और प्रेमालाप के दृश्य पूर्णतः प्रणय, प्रियता तथा विलासिता की भावना से सराबोर है। निस्संदेह वास्तविक जीवन के स्वरूप का इतना सुंदर, स्वतंत्र और कौशलपूर्ण अंकन मगध के शुंगकालीन कलाकारों की अद्भुत कलात्मक प्रतिभा को बखूबी दर्शाता है। मौर्यकालीन त्रिआयामी पाषाण प्रतिमाओं सदृश अंकन इस युग में भले ही नहीं मिलती हो, पर इस वेदिका पर उत्कीर्ण यक्ष, यक्षिणियों, इंद्र प्रभूति तथा अन्य मानवीय मूर्तियों में इन प्रतिभाशाली कलाकारों ने शरीर के अंगों को सुडौल और गौलाई लिए दिखाया है। वह प्रशंसनीय है, किंतु हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति का उद्देश्य सिर्फ मानव जीवन को उत्साहवर्धक और समृद्ध बनाना भर नहीं था। कहीं ना कहीं इसके साथ साथ जीवन को नैतिक और बौद्धिक आदर्शों से युक्त करना भी उनका अभिप्राय रहा है। अतः इन्हीं कारणों से बोधगया वेदिका की प्रतिमाओं में शारीरिक सौंदर्य और स्वाभाविक जीवन के चित्रण के साथ साथ पवित्रता और आत्मसंयम का सुंदर समन्वय भी रूपायित किया गया है। हम पाते हैं कि शालभंजिका जैसी कला परंपरा, जहां मानवीय सौंदर्य और प्राकृतिक साहचर्य दोनों का मधुर मिलन दिखता हो, का अभाव अन्य विदेशी कला परंपराओं में स्पष्ट दिखता है। तभी तो प्रख्यात कलाविद हेबेल ये कहते हैं कि नारी और वृक्ष के इस कला विषय में जैसी दाजगी, कोमलता,
शिल्प शक्ति और अलंकृत सौंदर्य की अभिव्यक्ति हुई है, वैसा पश्चिमी कला में पाना मुश्किल है। शुंग काल की कला की जब हम विस्तृत विवेचना करते हैं तो एक और बात स्पष्ट होती है कि इस दौर तक आते आते भारतीय कला ने विदेशी प्रभाव को आत्मसात कर विशुद्ध भारतीय कला परंपरा की नींव डाल दी थी। अशोक के संरक्षण वाली कला परंपरा में एक तरह से मानव आकृतियों के निरूपण में निषेध सा दिखता है। अलबत्ता तत्कालीन सार्वजनिक या जनपदीय कला में हमें यक्ष यक्षिनियों की प्रतिमाएं अवश्य मिलती है। वैसे शुंगकालीन कला के अवशेष बिहार में अधिक संख्या में नहीं मिले हैं, पर जो मिले हैं उसके आधार पर आसानी से ये कहा जा सकता है कि इस युग में बिहार की कला स्वदेशी तो हो ही चुकी थी, उसने अपनी पूर्णता को भी पा लिया था। इस काल की कृतियों में सामाजिक जीवन को निरूपित करने में कलाकारों ने यथेष्ट दक्षता के साथ साथ शारीरिक सौंदर्य का भावपूर्ण प्रकटीकरण जान लिया था। इस तरह से शुंगकालीन कला को कला में सामाजिकता के समावेश के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। अलबत्ता इस काल तक बुद्ध के प्रतिमाओं के निर्माण का कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता है।